Okay, beta, today we are going to start solve this paper, which is 4024 O-level maths. Paper 1, 2 over here. Paper 1 I'm going to solve today और इसका variant 2 solve कर रहे हैं हम लोग. देखो बेटा, आपके पास ये पेपर मई जून 2023 से है. This paper is of 2 hours. And in 4024 O-level maths, paper 1, calculator must not be used in this paper. Calculators are not allowed in this paper. ठीक है ना? This paper is of 80 marks. This paper is of 80 marks here. Or now these are the general instruction that is given. You should follow these instruction first. ठीक है ना? आपके पास use a black or dark blue pen to write everything, to write all the answers, all the solutions, and you may use an HB pencil for any diagrams of the graph. सही ना? आपको पेंसिल, डार्क पेंसिल यूज कर लें डायग्राम्स के लिए, ग्राफ्स के लिए. ऊपर कैंडिडेट नंबर, अपना नाम वगैरह सब सारी चीजें प्रॉपर्ली राइट डाउन कर लें. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर भी हेडिंग में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स may not be used in this paper. So you don't have to use any calculator. अब देखो बेटा, what you are going to do over here, they are asking you to work out in part A 3.25 minus 1.73. अच्छा, एक तो ये है कि if you are good at subtracting decimals, तो आप डेसिमल में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लें, there is no issue. ठीक है ना? वरना इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर काम कर लें. लेट्स से अगर कोई फ्रैक्शन में नहीं करता, इनको डेसिमल में रहने देता है और फिर सब्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो देखो व्हाट इज 5 minus 3? 5 minus 3 2. आप राइट मोड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देन यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 minus 7 से ना. 2 minus 7 नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, यहां पर इसको 12 कर दिया. 1 कैरी फॉर 1 बोरो करा, इट बिकम 12. 12 minus 7 is 5. इधर 2 बच गया था. 2 minus 1 is 1. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 1.52 इज योर फाइनल आंसर. अच्छा, मतलब 100 करके भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैं यही आपसे कह रहा था कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो मैं वैसे भी कर सकता हूं इसे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा, इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस, 325 अपॉन 100 एंड 173 अपॉन 100, आप यूं कर लें इसे, तो एलसीएम सेम आ रहा है, विच इज 100. 325 minus 173, it is going to be 152. Now 152 divided by 100 is 1.52. तो एट दी एंड आंसर वही आ रहा है. मुझे यहां पर ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन इसका लगा. बहुत इजीली हमने वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कर ली डेसिमल्स की. ठीक है ना? देन इट सेज 1.2 का स्क्वायर कर लें. तो यहां पर आई वुड सजेस्ट यू पीपल, 1.2 का स्क्वायर है, आई वुड से कि 1.2 को 12/10 लिखो. होल स्क्वायर रिमेन सेम. 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है. यू शुड नो दिस. 10 का स्क्वायर 100 हो गया. नाउ 144 डिवाइडेड बाय 100, the decimal is going to be shift leftward 2 steps. One step, and this is the second step. So the answer is going to be 1.44 here. ठीक है? तो बेटा आपके पास यहां पर क्या आ गया? 1.44 आंसर आ गया. Now the next thing, in question number 2 it says the diagram shows a circle with center O, a straight line touches the circle. Complete each label with the correct mathematical name. A radius has been labeled for you. Obviously you know this. This is the radius. This is also the radius. This line which is touching the circle at one point. देखो ये लाइन टच कर रही है सर्कल को एक पॉइंट पर, तो बेटा दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. जो किसी कर्व को, कभी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. द एरिया बाउंडेड बिटवीन द रेडियस, टू रेडियस, वी कैन से रेडियाई. द एरिया बाउंडेड बिटवीन द रेडियाई एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर. अगर कोई इसको माइनस सेक्टर भी लिखना चाहे, दैट्स टोटली फाइन. वरना सिर्फ सेक्टर भी लिख दो, दैट्स फाइन. ये भी क्योंकि सेक्टर है, दिस वन इज ऑल्सो अ सेक्टर. ये भी सेक्टर है मेरे पास. दिस वन इज मेजर सेक्टर, दिस वन इज माइनस सेक्टर. बट अगर आप यहां पे सिर्फ सेक्टर भी लिख देते हैं, दैट्स टोटली फाइन. अच्छा, नाउ
They're asking you to write these numbers in the order of size starting with the smallest one. Now, which one is the smallest one? We don't know. Because all of these numbers are not in the same form. They're not in the decimals. They're not all in the decimal. They're not all in the fraction. They're not all in the percentage form. तो मैं काम करता हूं सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं. 0.65 ऑलरेडी डेसिमल में. 5 डिवाइड बाई 8. देखो 5 डिवाइड बाई 8 की डेसिमल फॉर्म क्या हो सकती है. तो थोड़ी सी डिवीजन हम यहां पर कर लेते हैं. 5 डिवाइड बाई 8. You cannot divide 5 with 8. 5 with 8. यहां पर 0 लिखेंगे. 8 0 is 0. 5 minus 0 is 5. You're going to put decimal over here. It becomes 50. 8 6 of 48. Subtract करवाएंगे. You got 2 over here. decimal लगा दिया. 8 to the 16 over here. यहाँ पर 4 बच गया. Decimal already लगा हुआ है. We can put 0 over here. 8 5s of 40. So you can see कि 5 divided by 8 is 0.625. Right? ये छोटी सी डिवीजन मैंने यहां पर करके दिखा दी आपको. कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. So we can use this division. What is 62%? 62 divided by 100 is 0.62. What is 11 by 20? अच्छा 11 by 20 में पता है मैं क्या कर रहा हूं. मैं यहां पर डिवाइड नहीं कर रहा 20 डिवाइड बाय 11. मैं इधर इस तरह की डिवीजन नहीं कर रहा. मैं इसकी जगह एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि किस तरह आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो. What I'm going to do, I'm going to multiply this 20 by 5. जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करा सकते हो. So it becomes 555 by 100. तो 11 by 20 को मैंने 55 by 100 में कन्वर्ट करा. 11 by 20 को मैंने 55 by 100 में कन्वर्ट करा. बोथ आर सेम थिंग. ये दोनों सेम है. तो सर आपने उसमें कन्वर्ट क्यों करा? बेटा मैंने इस थीम से कन्वर्ट करा कि डिनोमिनेटर में टेंस आ जाए. टेंस मतलब 100 10 1000 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए. तो जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 करा 20 को तो ये 100 बन गया. जब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो न्यूमरेटर को 5 से करवाना हमारी मजबूरी है. वी हैव टू डू दिस. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 55 is 55. 11 by 5 is 55. So this 55 by 100 becomes 0.55. So basically 11 by 20 is 0.55 in decimals. And this one is already 0.595. This one is 0.65. अब देखो सबकी डेसिमल से पहले सबका 0 है. तो we cannot judge these numbers. कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा नंबर है. तो आफ्टर डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस में देखो बेटा यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पर 5, यहां पर 5. तो इसका मतलब इन सब में सबसे छोटे दो नंबर्स ये हैं. और इनमें भी छोटा नंबर कौन सा है? सेकंड डेसिमल प्लेस देखो यहां पर. देखो अब इसके पास 5 लिखा हुआ है, इधर 9 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये दिस वन इज लार्जर नंबर देन दिस वन. 0.55 इज द स्मॉलेस्ट वन. तो इन पांचों में सबसे स्मॉलेस्ट ये दो थे और इन दोनों में भी स्मॉलेस्ट 0.55 है. 0.55 बेसिकली 11 by 20 था. मैं 11 by 20 लिखूंगा, 0.55 नहीं लिखूंगा. मैं क्या लिखूंगा? 11 by 20. उसके बाद 0.595. इसके बाद ये बड़ा नंबर हुआ. फिर बचे ये तीन बड़े नंबर्स. ये तीनों एक ही कैटेगरी में क्योंकि बेटा इनका 1 डेसिमल प्लेस पे 6 लिखा हुआ है. ये तीनों नंबर इन दोनों से तो बड़े हैं. तो आप मुझे बताओ विच वन इज द स्मॉलेस्ट इन दीस थ्री नंबर्स. सर फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो सेम ही है. सेकंड डेसिमल प्लेस से जजमेंट करते हैं हम लोग. यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है. तो सर अब यहां पर 5 लिखा हुआ है सेकंड डेसिमल प्लेस पे और यहां पर 2 2 लिखा हुआ है. तो सर ये दोनों छोटे हुए और ये बड़ा हुआ इन सब में. इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 0.65. अब इन दोनों में हमें छोटा नंबर चेक करना है. हमने तो तीनों में सबसे छोटा नंबर चेक करना है. विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? तो अब हम थर्ड डेसिमल प्लेस चेक करेंगे. यहां पर थर्ड डेसिमल प्लेस पे 0 लिखा हुआ है. कुछ नहीं है तो 0 है.
तो बेटा यहां पर 0 छोटा नंबर होता है, 5 सर 0 छोटा नंबर होता है, इसका मतलब 0.620 छोटा नंबर है, 62%। आई एम गोइंग टू राइट 62% हियर। फिर इससे बड़ा नंबर 0.625 विच इज 5/8। फिर सब में सबसे बड़ा नंबर 0.65 विच इज दिस इज द साइज। ये बेटा मैंने यहां पर इनकी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बेटा इनकी ऑर्डरिंग कर ली बाय लुकिंग एट ईच एवरी डेसिमल प्लेस, और उनकी जजमेंट पे बेटा हम लोग ने डेसिमल प्लेस की जजमेंट पे हम लोग ने डिसाइड करा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। Now moving on to question number 4. In part A says at midday the temperature is 8 degrees centigrade. At midnight the temperature is 12 degree centigrade lower. तो आपको पता है ना, देखो मिड डे पर दोपहर के वक्त गर्मी ज्यादा होती है, रात को ठंडक हो जाती है। तो यहां पर भी वही बात आपसे कह रहा है कि मिड डे पर 8 डिग्री टेम्परेचर है और मिड नाइट में टेम्परेचर 12 डिग्री लोअर हो गया, कम हो गया। तो बेटा फाइनल टेम्परेचर मिड नाइट, तो मिड डे में बेटा 8 डिग्री था, रात में 12 डिग्री कम हो गया, तो 8 minus 12 and at midnight the temperature is going to be -4. It is just -4 degree centigrade. अगर यहां पर यूनिट नहीं लिखा होता, you have to write the unit, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, तो don't have to worry about the unit over here. Then they are saying Shazia records the temperature in degree centigrade at 6 a.m. every day for 1 week. हर दिन, एक वीक के हर दिन सुबह के 6 बजे शाजिया ने टेम्परेचर रिकॉर्ड करा 5 डिग्री, 2 डिग्री, -1 डिग्री, -7, -2, -5, +5, -5. What is the median temperature? In order to find out the median, you need to arrange the number in ascending or descending order. Let's just arrange them in ascending order, from the smallest to largest. The smallest number over here is -7, then largest is -5, then largest -2, then -1, then 2, then 5, then 5. What is the middle number over here? The middle number, after cancelling out the leftmost 3, the rightmost 3, you got the middle number is -1. The median over here is going to be your -1 over here. This is the mid value, this is the median over here. अच्छा, इसको आप फॉर्मूले से भी करते हो, मीडियन पोजीशन निकालकर। इफ समवन इज डूइंग लाइक दिस, n plus 1/2 position, n is the number of values, we have 7 values. Now this is the position, 7 plus 1 is 8, 8 divided by 2, 4. Fourth position पर, in the fourth position we have -1. Then it says find a range. Range is maximum value minus minimum value, the difference of the maximum and the minimum value. We have already arranged the data. Maximum value is 5, minimum value is 7, -7. 5 minus -7. 5 minus -7. It is going to be 12 here. The range is 12. The difference between the maximum and the minimum value. Then it says Maya invest $480 at a rate. Question number 5. Maya invests $480 at a rate of 2% per year simple interest. What is simple interest formula? I equals to PRT upon 100. It says calculate total amount of interest she received at the end of 5 years. So this one over here is the rate R. This one is the investing amount, that is P. This one is the number of years, N, which also called T over here. So I is equals to 480 multiplied by 2 multiplied by 5 divided by 100. $480 multiplied by 2 multiplied by 5 divided by 100. It is going to be $48. So after 5 years, the simple interest is going to be $48. Okay, for question number 6, they are saying the scale drawing shows the position of 2 villages A and B. This one is a scale drawing, not the actual one.
द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। सी यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कह रहा है ए बी का एक्चुअल डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप स्केल से बेटा यू गोइंग टू नोट डाउन दिस डिस्टेंस। इफ एनीवन हैज अ प्रिंटेड पेपर, तो बेटा यू कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, आप इसको स्केल से नोट डाउन करो। तो बेटा यू विल गेट 9.3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्केल, मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम स्केल मेजरमेंट। आप स्केल से मेजर करो 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट वो आपसे एक्चुअल डिस्टेंस मांग रहा है। तो देखो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। सो 9.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। अच्छा फाइक ने मुझे बताया सर इट इज 9.2, तो मैं यहाँ पर 9.2 लिख देता हूँ, किसी एक बच्चे ने भी बताया, तो आई एम गोइंग टू राइट 9.2 हियर। इफ इट इज 9.2, अब देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ऑब्वियसली यू नो दिस कि 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 9.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18.4, तो एक्चुअल डिस्टेंस इज 18.4 किलोमीटर। वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चेक कर सकते हो वैल्यू। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो दे आर आस्किंग यू बेरिंग बी फ्रॉम ए, तो देखो ए फ्रॉम के बाद जो लेटर लिखा होता है उस पर नॉट बनाते हैं, विच इज ऑलरेडी ड्रॉन ओवर हियर, ए के ऊपर नॉट बना हुआ है। इधर से क्लॉकवाइज एंगल टू द लाइन ए बी, क्लॉकवाइज एंगल टू द लाइन ए बी, दिस एंगल दे आर आस्किंग, दिस इज द एंगल, दिस इज द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो देखो यहां पर और कोई एंगल गिवन नहीं है, तो हम कोई कैलकुलेशन से काम नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द डी प्रोटेक्टर ओवर हियर एंड फाइंड आउट दिस होल एंगल। अच्छा यहां पर मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं एक जगह डायग्राम बनाकर कि किस तरह हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट बेरिंग। देखो मैंने यहां पर, दिस इज 180 डिग्री, देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, मैं नॉट से जीरो को मैच कर रहा हूं, दिस 0 10 20 30 40 ये पूरा 180 हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मूव दिस। अब बेटा क्योंकि मुझे एंगल नीचे से ये वाला एंगल चाहिए, तो दिस एंगल ओवर हियर, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज 73 अराउंड, तो 180 प्लस 73 ये आ रहा है 253। नाउ ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए दी है कि आप किस तरह एंगल नोट डाउन करेंगे, किस तरह ये एंगल निकालेंगे, हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट दिस एंगल, सिर्फ एग्जांपल दिए मैंने आपको। तो यहां पर बेटा इसी तरह एंगल नोट डाउन करेंगे आप, दिस एंगल ओवर हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एंगल, द एंगल रेंज इज 238 टू 240। अगर आप 238 से लेकर 240 तक कोई से भी एंगल यहां पर देते हैं, लेट से अगर आप लिखते हैं यहां पर 240 ओवर हियर, तो 240 इज गोइंग टू बी योर बेयरिंग, ठीक है ना, दिस इज 240 लेट से, यहां पर ये बन रहा है, बट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द protector over here. Okay, next thing, they are saying the plane flies so that it always equal distance from A and B. देखो बेटा दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पाथ बन रहा है, जैसे यूजिंग द स्ट्रेट एज एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द प्लेन। कह रहा है प्लेन का पाथ बनाओ, प्लेन का पाथ कैसा है, इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कह रहा है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पाथ बन रहा है, तो देखो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पाथ बन रहा है, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पाथ बने, दैट पाथ इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। तो मैं आपको वेरी गुड मनाल,
तो बेटा मैं आपको यहां पर, आई नो दिस कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बना रहा यहां पर, मैं यहां पर सिर्फ इसकी मैंने ग्राफ स्केच बना दिया है सॉफ्टवेयर में, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो ए और बी दो पॉइंट्स है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो देखो, लेट से ए और बी की लेंथ थी 9.2, तो 9.2 कह लो, 9.2 का हाफ होता है समथिंग 4.6, तो मैं 5 लेंथ लूंगा, हाफ से ज्यादा लेंथ लूंगा, ऊपर आर्क लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू मेक द आर्क डाउनवर्ड, यहां पर भी ऊपर आर्क लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू मेक द आर्क डाउनवर्ड एज वेल। मैं आर्क कंपास की लाइन को चेंज नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, ये देखो हमारे पास सम सॉर्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनकर आ गया। सो वी गोना हैव an arc over here from A and from B. We're gonna have an arc over here from A and B. कंपास से आर्क ड्रॉ करेंगे, we're going to join these two arcs, make sure that these arcs from compass over here. मैं इसको खुद से जनरली नहीं बना रहा, from the compass we are going to draw this arc. हाँ 5.5 आप कंपास की लाइन ले लें, जस्ट मेक अ लेंथ ऑफ 5.5। बी पर नीडल रखें, यहां पर आर्क डालें, यहां पर आर्क डालें, ए पे नीडल रखें, यहां पर आर्क डालें, यहां पर आर्क डालें, जस्ट जॉइन दीस टू आर्क्स, you'll get the perpendicular bisector. Now this is the path of the plane. Now in question number 7, this one is a question from the statistics. Ben walk for exercise. The scatter diagram shows the distance for 10 walks and the time each walk takes. So these are 10 walks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For this walk, he has traveled around 3 kilometer. और टाइम कितना लगा है? सी, हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस टाइम, दिस वैल्यू ओवर हियर। तो देखो, वी नीड टू फाइंड आउट ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू। ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स y एक्सिस में कितना है और x एक्सिस में कितना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस? द डिफरेंस इन द वैल्यू, 20 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 40 आ रहा है, द डिफरेंस इज 10 डिवाइड बाय हाउ मेनी बॉक्सेस? हर डिफरेंस पर बेटा, हर 10 के डिफरेंस पे 5 बॉक्सेस हैं, तो ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। On x axis, the difference is 1. The difference is of 1. So 1 is divided by in how many boxes? There are 5 boxes after every 1 unit. So it is going to be 0.1 divided by 2. 1 divided by 5 is 0.2. यानी एक बॉक्स 0.2 किलोमीटर के है x एक्सिस में, और एक बॉक्स y एक्सिस में बेटा हमारे पास 2 मिनट्स का है। सो यहां पर हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर 3 पर देखो, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ 32 मिनट्स, यानी बेन की 3 किलोमीटर की वॉक उसने 32 मिनट्स में करी है, एक वॉक उसकी ये थी। दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ। अब आप देखो रो, एक उन्होंने डेटा कलेक्ट करा हुआ है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो देखो टाइम भी बढ़ रहा है, देखो टाइम भी हमारे पास बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी देखो बढ़ रहा है। डिस्टेंस 8 हुआ, टाइम ज्यादा हो गया, फिर डिस्टेंस 9 हुआ, टाइम ज्यादा हो गया। तो देखो, अगर डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आई एम गोइंग टू राइट व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन? इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट्स इट। अगर ग्राफ यू बन रहा होता ना, यहां पर यू बन रहे होते, तो बेटा
डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ टाइम कम हो रहा होता तो हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, बट दिस टाइम इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब देखो दिस काइंड लाइन कैन बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो अब आप यहां पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट अब इसने बनाने के लिए कही है, तो अब मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक ऐसी होनी चाहिए जो कि बेटा इस डेटा के मिड से जा रही हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पॉइंट से जा रही हो, किसी एक पॉइंट से भी ना पास करे, कोई मसला वाली बात नहीं है, बट बेटा इसके मिड से जाए, इस पूरे डेटा के मिड से जाए, ताकि उसकी मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो। तो देखो मैं लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आपकी उम्मीद लाइन थोड़ी डिफर कर सकती है पर ज्यादा ना करे। अच्छा हम कोशिश ही करते हैं जितने पॉइंट्स ऊपर हो उतने पॉइंट नीचे हो, ऑल तो आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते यहां पर, बट देखो मैंने कोशिश करी कि हमारे पास देखो ये मेरे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहां आ रही है, इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी आ रहे हैं, तीन नीचे आ रहे हैं, तीन ऊपर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट अराउंड सही हमारे पास एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है जो मेरी आंखों को बता रही है कि डेटा की ये मीन लाइन है जो कि इसके मिड से जा रही है। इसका आपको एक मार्क मिलेगा। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द टाइम बेन टेक्स फॉर 5 किलोमीटर वॉक। अब देखो 5 किलोमीटर की वॉक का टाइम अगर निकालना हो, अगर लाइन नहीं बनी होगी यू कैन नॉट टेक आउट द टाइम। किस पे जाकर लाइन को इंटरसेक्ट करके आंसर निकालो, किस तरह निकालोगे आंसर 5 किलोमीटर का? ये 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर बेटा लाइन पे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो यहां पर टाइम कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज 60 एंड दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। ऑब्वियसली जब इसने बोला हुआ एस्टिमेटेड आंसर है, आपकी लाइन ही एस्टिमेटेड लाइन है, तो आंसर इज ऑल्सो एस्टिमेटेड, इट इज गोइंग टू बी 60 मिनट्स ओवर हियर। हाँ इट कैन कम ओवर पॉइंट्स, मतलब मेक श्योर कि ज्यादा पॉइंट्स को अगर टच कर रही हो तो दैट्स मोर गुड। अगर ये पॉइंट्स भी यहां पर कुछ यूं होते ना, लेट्स से यहां पर यूं होते हैं यूं करके, तब भी मैं यही लाइन बनाता क्योंकि इसके मिड से जा रही लाइन, लाइन शुड बी फ्रॉम द मिडल ऑफ दीज पॉइंट्स, बीच से कट करती हुई लाइन जाए। अच्छा ये क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो दिस मे डिफर, बस ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मेरा 60 आ रहा है और आपका सबका 100 आ रहा है, किसी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 60, 61, 62, 63, 59, 58 इस तरह आ सकता है आंसर। देन अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखो इस चीज में ये बात नोट डाउन करो, वर्क आउट 1 whole 3/4 plus 5/6। You need to add two fractions. In order to add two fractions, first thing first, this should not be in mixed fraction। देखो मैं इसको 1 whole 3/4 को किस तरह कर रहा हूं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 1 जा 4, और उसमें 3 ऐड करा दूंगा, इट बिकम 7/4। देन आई एम गोइंग टू ऐड 5/6। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर हाईलाइट करके बता देता हूं, 1 whole 3/4 है ना, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, वट एवर द आंसर इज, 4 1 जा 4 आ रहा है ना, यू आर गोइंग टू ऐड 3 विद इट, तो इट बिकम 7/4। Now I'm going to take the LCM of 6 and 4. What is the LCM of 6 and 4? The LCM is 12. Now what is 6 to the 12? 5 2 the 10. I'm going to write 10 over here. 4 3 the 12. 7 3 the 21. So what is the answer? It is going to be 31/12. Now this is not the final answer. देखो वो आपसे कह रहा है अपने क्वेश्चन को मिक्स नंबर में लिख के दिखाओ इन दिस होल नंबर फॉर्म। तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इन द मिक्स फ्रैक्शन? देखो 12 1 से 12 होता है, 12 2 जा 24, बहुत इजी कर लेते हैं इसे, या आप इसको डिवीजन करके भी कर सकते हो, यूं करके देखो 12 2 जा 24, व्हाट इज 31 - 24? इट इज 7। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन में आ रहा है दैट इज 2 होल, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी रिटन लाइक दिस 7, एंड दिस इज डिवाइजर बेटा हम इसके नीचे लिख देंगे 7/12। द आंसर इज 2 होल 7/12। ऑलराइट,
Now in question number 9, they're asking you the diagram shows a triangular prism. Yes, it is a prism. क्यों prism कह रहे हैं इसे? देखो, if you cut this shape इस फॉर्म में कट करोगे ना, तो बेटा हर दफा you're gonna get the same triangle. Every time you're gonna get the same triangle जो कि फ्रंट पे है और जो कि बैक पे है. And this one is a polygon as well. तो देखो, अगर आप इसको फ्रंट से बैक तक कट करते जाओगे ना, यहां पर कट करोगे, you're gonna get the same triangle. सेम ट्राइंगल बनकर आएगा. देखो, अगर बीच में से कट करोगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिज्म. और फ्रंट और बैक में जो हमारे पास पॉलीगॉन है, इसकी साइड्स है हमारे पास. दिस इज नॉट अ कर्व. नाउ दे आर आस्किंग यू दैट द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द प्रिज्म. तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो, इसकी फ्रंट सरफेस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेटा हमारे पास प्लेन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री 1 होती है, विच इज दिस वन. अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को इस तरह ब्रेक करूं ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर जाएगा. तो आपके पास देखो, ये प्लेन क्योंकि 3D शेप है, तो दिस वन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन सिमेट्री हियर. देखो, ये इसकी प्लेन सिमेट्री बनेगी. अगर मैं इसको यहां से कट डाउन करूंगा, तो ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप एग्जैक्टली सेम बनेगी. तो एक प्लेन सिमेट्री ये हो जाएगी. और बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल को बीच में से कट डाउन करूंगा ना, यानी अगर मैं यहां से कट डाउन करूं, ये बीच में से, तो ये फ्रंट वाली शेप और बैक वाली शेप एग्जैक्टली सेम आएगी. सो दिस प्रिज्म हैज टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा फ्रंट सरफेस की फ्रंट सरफेस की लाइन सिमेट्री देख लो. फ्रंट सरफेस आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी लाइन सिमेट्री 1 है. इसमें बेटा 1 बीच वाली प्लेन सिमेट्री ऐड कर लो, तो इसकी लाइन सिमेट्री 1 हो गई. एक लाइन सिमेट्री हमने यहां से निकाल ली. जो यहां पर लाइन सिमेट्री होगी वो इस पूरी शेप की प्लेन सिमेट्री होगी. अगर यहां पर लाइन सिमेट्री 1 है, तो देखो मैंने आपको बताया यहां पर बेटा इसकी प्लेन सिमेट्री यहां पर बन गई है. देखो, दिस इज गोइंग टू बी इट्स प्लेन सिमेट्री. और फिर एक प्लेन सिमेट्री बेटा ये बन जाएगी. तो देयर आर टू प्लेन सिमेट्रीज ओवर हियर, कि जिसमें बेटा हम इस शेप को कट करेंगे, वी गोना हैव टू एग्जैक्टली सेम शेप्स. वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म. वॉल्यूम फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म इज क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. क्रॉस सेक्शन एरिया इज द सेम एरिया जो कि ट्राइंगल का एरिया है. देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया से मुराद क्या है कि अगर मैं बीच में से कट करूं, तो यू गोना हैव द सेम ट्राइंगल जो कि फ्रंट और बैक पर है. तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है. जो मैंने ट्राइंगल अभी बीच में बनाया, दिस कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. इसका एरिया क्या होगा? जो फ्रंट का एरिया है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्रंट? दैट इज ट्राइंगल. हाफ बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. लेंथ इज 8 ओवर हियर. तो हाफ 3 into 3, 9 divided by 2 is 4.5. या आप इसको यूं भी कर सकते हो, 2 1s are 2 4s are 8, 3 3s are 9, 9 4s are 36 centimeter square. You don't have the calculator, तो बेटा आप कैलकुलेशन से यहां पर सिंप्लीफिकेशन करें. You're going to have 36 centimeter square as your answer over here. Next question, they are asking you to solve them simultaneously. Totally up to you which method you want to opt. Either it is elimination method or it is substitution method. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं. दिस इक्वेशन नंबर 2 मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं. अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं. x plus 2y equal to 7. आई एम गोइंग टू मेक x as a subject here. मैं यहां पर y को सब्जेक्ट नहीं बना रहा. क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन अ फ्रैक्शन फॉर्म ना. तो बेटा y को सब्जेक्ट बनाना काम को थोड़ा मुश्किल कराने वाली बात है. आई एम गोइंग टू put x from 3 to equation number 2. मैंने जो x निकाला है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से निकाला है. सो मैं इसको वापस से 1 में इनपुट नहीं दूंगा.
I'm going to put it in question number 2. तो देखो 3x plus 4y is equal to 11. This is question number 2. अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर x की जगह I'm writing 7 minus 2y. देखो यहां पर x की जगह I'm writing 7 minus 2y. So what answer I'm getting is 3 7 21, 3 to the 6 plus 4 equal to 11. 21 minus 11. See, minus 6 plus 4y minus 2y होता है equals to 11. अभी और चलें सिंप्लीफिकेशन कर लें. 21 minus 11 equals to 2y. 21 minus 11 is going to be 10. The value of y is going to be 5. Going to put the value of y in equation number 3 again. What is equation number 3? Equation number 3 is 7 minus 2y. So x value is minus 3 and y value is 5. All right? Any problem till here? Now in question number 11, by writing each number correct to one single figure. तो देखो 18.2 को और 0.95 को वन सिंगल फिगर में पहले लिखो. तो 18.12 की पहली सिंगल फिगर कौन सी है? इट्स 1 ओवर हियर. 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या नंबर 5 या 5 से बड़ा है? यस सर. So we're going to add 1 in 1. So it becomes 2 over here. 8 की जगह भी 0 लिख देते हैं और 2 की जगह भी 0 लिख देंगे. बट आफ्टर डेसिमल जो वैल्यूज होती है ना जीरोस, उनको नहीं लिखते हम लोग, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया. इसके बाद देखो 0.395 में पहली सिंगल फिगर कौन सी है? 3. तो देखो यहां पर 3 के बाद नंबर 5 या 5 से बड़ा है? यस सर. सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 इन 3. आई एम गोइंग टू ऐड 1 ओवर हियर. सो इट बिकम्स 0.4 और 9 और 5 की जगह 0 लिख देंगे. बट क्योंकि 9 और 5 डेसिमल के आगे हैं, डेसिमल के बाद हैं, इसलिए बेटा ये 0 मैं नहीं लिखूंगा. सो माय क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू 20 क्यूब अपॉन 0.4. व्हाट इज 20 क्यूब? सो 20 क्यूब इज 2 का क्यूब इज 8, 0 का क्यूब is 3 zeros. 0.4 can be written as 4 upon 10. So I'm going to take the reciprocal here. 8,000 मतलब है 10 by 4. रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 10 by 4 बन जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 1 जा 4 2 जा 8. 2 with 3 zeros multiplied by 10 is 4 zeros. You're going to have 2,000, 20,000 as your answer over here. Now in question number 12, it says shape A and shape B are drawn on the grid. Describe fully the transformation that maps triangle A onto B. Single transformation बतानी है जिसने A को B बनाया. देखो शेप का साइज चेंज हो रहा है. If the shape size is changing, then it is enlargement. तो सबसे पहले चीज आपने लिखी enlargement. Enlargement के लिए we need to tell them about the enlargement factor as well, which we call scale factor, or we need to tell them about the center of enlargement. हमें ये दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी. तो देखो स्केल फैक्टर किस तरह, सेंटर ऑफ enlargement पहले निकाल लेते हैं हम लोग. सेंटर ऑफ enlargement कैसे निकालते हैं? Join the corresponding points. Any two corresponding points. Two pairs of corresponding points. देखो मैंने इनको ज्वाइन कराया और एक्सटेंड कर दी लाइन. अच्छा इन दोनों को ज्वाइन करा रहा हूं ताकि लाइन इंटरसेक्ट कर सकें. तो these lines are intersecting at 1, -1. तो सेंटर ऑफ enlargement is 1, -1. ठीक है ना? Now how we are going to find out the scale factor? See what is the image size. Image size divided by object size.
इमेज साइज ओवर हियर इज 2, ऑब्जेक्ट साइज इज 1. जो डायरेक्टली पता चल रहा है मुझे, साइज पता चल रहा है, लेंथ पता चल रही है. दिस इज 2, दिस इज 1. तो 2 डिवाइड बाय 1 इज द स्केल फैक्टर. तो क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर लार्जमेंट, तो स्केल फैक्टर 2 ही रहेगा. अगर ये ए यहां पर बना हुआ होता लेट से, तो ए अगर यहां पर बना होता, बी यहां पर बना होता, सेंट्रल लार्जमेंट बीच में होता, तो मैं खुद से -2 पुट करता यहां पर. बट सिंस यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पर हैं, सेंट्रल लार्जमेंट थे, तो बेटा स्केल फैक्टर पॉजिटिव ही रहेगा यहां पर. नाउ दे आर आस्किंग ड्रॉ द इमेज ऑफ द शेप ए आफ्टर रोटेशन. 180 डिग्री रोटेशन करनी है 0,0 से. तो मैं थोड़े टाइम के लिए बेटा इसको जरा साइड पे कर रहा हूं. We need to rotate this shape 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन 0,0. तो ओरिजिन मैंने यहां पर मार्क कर लिया 0,0, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है. आप सबका डिस्टेंस निकालो, हर वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालो. 1 1 3 1 1 2 2 2. अब क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन है, सिंस इट इज अ 180 डिग्री रोटेशन, तो बेटा आप इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे. -1 -1, इट बिकम -3 -1, इट बिकम -1 -2 -2 -2. सबके साइन चेंज कर दो, सारे डिस्टेंस साइन चेंज कर दो. सो इट बिकम -1 -1 from center of rotation. This is -1 -1 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -2. See, I got a rotated shape. जो शेप राइट साइड पॉइंटेड थी लेफ्ट साइड पॉइंटेड हो गई. बिल्कुल ऐसे ही काम हो रहा है. देखो हमारे 180 डिग्री रोटेशन हमारे पास निकलकर यहां पर आ गई. Now these are the first 4 terms of the sequence. Find the next term. Only the very next term, फिफ्थ टर्म निकालनी है. तो देखो मैंने देखा यहां पर 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27. पिछली टर्म में 3 मल्टीप्लाई कराओ तो अगली टर्म आ रही है, पिछली टर्म में 3 मल्टीप्लाई कराओ तो अगली टर्म आ रही है, पिछली टर्म में 3 मल्टीप्लाई कराओ तो अगली टर्म आ रही है. तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज गोइंग टू बी व्हाट? 81. तो नेक्स्ट टर्म इज 81. These are first 5 terms of the different sequence. कह रहा है एक और सीक्वेंस है उसकी, ये फर्स्ट 5 टर्म्स है. कह रहा है फाइंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. कह रहा है इनकी nth टर्म निकाल के दिखा दें. So first thing first, we are going to identify which kind of sequence is this. Is this a linear sequence? So देखो 31 minus 35 is -4. 27 minus 31 is -4. Next term minus previous term. 21 minus 31 is -4. 23 minus 27 is -4. 19 minus 23 is -4. तो देखो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम है. इट इज अ लीनियर सीक्वेंस. तो लीनियर सीक्वेंस में टर्म फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 d. The value of a is the very first term, which is 35. n term हमें निकालनी है, n remains same. The d value is -4. So what I'm going to do, I'm going to write 35 into -4 n -1. ये -4 को पहले मैंने प्लस में लगा दिया. After simplification, I'm going to have 35 minus 4n plus 4. 39 minus 4n is your n term. ये आपके पास n टर्म निकल कर आ रहा है. And question number 14, they are saying write 325 as a product of its prime factors. So देखो, we are going to use the ladder method to find out the
prime factors. First, we are going to see if this number is divisible by 2. Obviously, it is an odd number. तो ये बेटा large digit एक odd number है, तो 2 से divide होगा ही नहीं ये number. Can it be divided by 3? Check कर लेते हैं. देखो 3 1 3. C के टेबल में 2 नहीं आता, तो यहां पर हम 0 लिख देंगे. 2 आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ये बनेगा 25. C के टेबल में 25 आता है, नहीं आता. तो बेटा इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. Let's check it out with the 5. Obviously large digit 5 है तो 5 से divisible तो होगा. 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 0 हो गया. 3 आगे ट्रांसफर हो गया, 32 बन गया. 5 6 30 होता है, 32 तो होता नहीं है. 2 आगे ट्रांसफर हो गया, 32 माइनस 30, 2 आगे ट्रांसफर हो गया. 5 5 तो 25 होता है. अब देखो क्या ये नंबर अगेन फिर से आप चेक कर लें. 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा. अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिविजिबल हो रहा है. 5 1 5, 6 minus 5 is 1. 1 आगे शिफ्ट हो गया. 5 3 15. Then we have this 13 is a prime number. तो बेटा यहाँ पर तो मजीद लिखने की जरूरत नहीं है. So again you're going to have a product of prime factors is 5 into 5 into 13. इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखो 5 square into 13. 5 into 5 is 5 square. So 25 मत लिख दिएगा. Just write 5 square into 13. Then part B, they are asking you, there are two numbers. They're asking you to find the HCF. HCF क्या होता है? देखो मैं लिख रहा हूं, कॉमन फैक्टर with lowest power. So which one? So these are factors of P. X की पावर n मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर. मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों नंबर्स, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो these are the factors of P, these are the factors of Q. अब इन दोनों फैक्टर्स में देखो, इन दोनों नंबर्स में देखो, X is a common factor. X is the common factor. Which one is the lowest power? n एक lowest power है या n minus 1? सर n minus 1 is the lowest power. n बड़ी होगी, n minus 1 से छोटी होगी. y स्क्वायर बड़ी पावर है, y की पावर 4. So y पावर 4 बड़ी है, we need the lowest one. y स्क्वायर. x की पावर n minus 1, y स्क्वायर. This is your HCF. Common factor with the lowest power. Now in question number 15, देखो 3 lines and the shaded region are shown as on a 1 centimeter grid graph. Find the 3 inequalities that define the region. देखो 3 inequalities में से ना एक तो ये रही, एक लाइन ये रही. This line is horizontal line. Horizontal line की क्वेश्चन होती है y is equals to -2. यहां पर इन दोनों लाइंस की क्वेश्चन दी हुई है. यहां पर देखो इस लाइन के नीचे शेडिंग हुई हुई है, एंड दिस लाइन इज अ बोल्ड लाइन. दिस वन इज अ बोल्ड लाइन, डॉटेड लाइन नहीं है, और इसके नीचे शेडिंग हुई हुई है. सो वी आर गोइंग टू राइट y is less than equal to 2x minus 1. इस लाइन के डाउनवर्ड शेडिंग हुई हुई है, यू कैन राइट x plus y less than equal to 5. और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड शेडिंग हुई हुई है, वी आर गोइंग टू राइट y is greater than equal to -2 here. अपवर्ड शेडिंग हो तो ग्रेटर देन, और डाउनवर्ड शेडिंग हो तो लेस देन. अब देखो यहां पर कह रहा है अनदर रीजन R is defined by these 3 inequalities. X plus y is less than 5. तो x plus y equal to 5 में less than 5, यानी वो जो थर्ड रीजन है, तो जो R रीजन है वो इस लाइन के नीचे है, डाउनवर्ड टू दिस लाइन. अब इस रीजन को और नैरो डाउन करते हैं. वो रीजन x प्लस y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 के है, इसके नीचे है, बट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है. तो देखो इसके नीचे, इस लाइन के ऊपर, दिस इज द कॉमन रीजन. ये कॉमन रीजन निकल कर आ गया मेरे पास, जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके नीचे और इस लाइन के ऊपर अपवर्ड.
and it is greater than x is greater than equal to 1. तो बेटा x is equals to 1 वाली लाइन ये रही, दिस इज x is equals to 1 और ग्रेटर देन का मतलब है इसके राइट साइड। तो देखो वी आर डिफाइनिंग अ रीजन जो कि इस लाइन के नीचे हो, इस लाइन के ऊपर हो और इस लाइन के राइट साइड पर हो। तो बेटा ये कॉमन रीजन है हमारे पास, दिस इज द कॉमन रीजन विच सेटिस्फाइज ऑल दीस इनइक्वालिटीज। तो बेटा मैं इसको सिर्फ लेबल करूंगा आर, दैट्स इट, वी नीड टू लेबल इट आर। और अब मुझे इसका एरिया निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन ना, आर का एरिया निकालना है। तो देखो इसकी बेस क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट, इस फॉर्मूला दैट आई एम अप्लाइंग ओवर हियर। So what is the base? This is the base. First you identify क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कोई है। अगर कोई लाइन हमें ऐसी मिल जाती है जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होती है, हम उसे बेस कह देंगे। ये वर्टिकल लाइन थी, मैंने इसको बेस कह दिया। इसकी लाइन कितनी है 3। इस बेस से टॉप पॉइंट तक की हाइट को देखो, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइट है, दिस इज 1। 3 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये 1.5 आ जाएगा एरिया। द एरिया ऑफ दिस रीजन इज गोइंग टू बी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, in question number 16, the diagram show the speed time graph for part of a car's journey. Calculate the distance traveled by the car in 150 second. Speed time graph में the area bounded under the curve is called, under the region is called distance over here. तो यहां पर बेटा वी आर गोइंग टू ब्रेक द शेप इनटू 2 पार्ट्स। देखो एक हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन रहा है, अक्सर बच्चे ना इसमें सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं, पूरा नीचे तक का अबव एक्स एक्सिस जितना भी एरिया आ रहा है पूरा निकालना है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, दिस लेंथ इज 14, दिस लेंथ होल लेंथ इज 20, ये बेटा 100 हो जाएगी लेंथ। देखो ये पूरी लेंथ 20 है, दिस इज 14, दिस इज 100। तो एरिया ओवर हियर इज हाफ sum of parallel side into height plus area of this rectangular shape. Why this is rectangular? देखो ये लेंथ हमारे पास 50 है and this length is 14. तो 50 into 14, this is going to be your area. So 14 plus 20 is 34. 34 multiplied by 100 is 3400 divided by 2. So 2 ones are 2, 1700 हो जाएगा प्लस 50 into 14. 14 multiplied by 5 is 70. 700 हो जाएगा ये, और 1700 plus 700 is going to be 2400. This is going to be your distance. The whole area is 2400. तो ये आपका distance निकल कर आ जाएगा। Okay, so in question number 17, it says find these are two function f of x and g of x. They're asking find the f inverse. तो देखो मैंने f को कॉपी करा, fx की जगह मैंने y लिखा पहले तो यहाँ पर। Now I'm going to replace y with x and x with y. And I'm going to make y the subject. तो माइनस सी वाई लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, x राइट हैंड साइड पे चले गया। I'm going to divide the 3 on the right hand side, so it becomes 2 minus x upon 3. This is your inverse over here. This is going to be your inverse. See, in this question part B, it says f of x plus 5 is equal to 3 times gx. Solve.
Solve means we need to find out the value of the variable of the unknown variable. अब यहां पर unknown variable कहां पर है? देखो what is f of x plus 5? देखो f of x है 2 minus 3x. इसमें x की जगह मैं x plus 5 लिख दूं. This is f of x plus 5. मैंने x की जगह x plus 5 लिख दिया. This is f of x plus 5 is equal to 3 times gx. Gx is x minus 4. This is gx. तो अब देखो पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन वेरिएबल x आ गया. -3x, -15, 3x, -12. अब देखो ये 2 minus 15 plus 12, 3x plus 3x, -15, -12 लेफ्ट हैंड साइड पे अगर +12 हो गया. 2 minus 15 is -13. -13 plus 12 is -1. The x value 3x plus 3x is 6x. x वैल्यू बेटा -1/6 आ गई. ठीक है. In question 18 it says Joan sells gift bags containing soaps and candles. Matrix C shows the contents of the large gift bags and the small gift bags. तो लार्ज गिफ्ट बैग में बेटा 6 सोप हैं और 4 कैंडल्स हैं. और स्मॉल गिफ्ट में बेटा 2 सोप्स और 1 कैंडल है. This is what they are showing in this matrix. Find how many more candles are in large gift bags than in a small gift bag. कह रहा है कैंडल्स लार्ज गिफ्ट बैग में कितनी ज्यादा है स्मॉल गिफ्ट बैग के मुकाबले में. तो स्मॉल गिफ्ट बैग में बेटा एक ही कैंडल है और लार्ज कैंडल में 4 हैं. तो लार्ज कैंडल में कितनी ज्यादा है? 4 - 1 is 3. 3 ज्यादा है. In part B, say the mass of the soap is 120 grams and the mass of the candle is 60 grams. Matrix M represent this information. ये सोप का मास है और ये कैंडल का मास है. क्या आप एन मैट्रिक्स निकाल के दिखा दो जो कि प्रोडक्ट है सी और एम का. सी मैट्रिक्स इज एंड एम मैट्रिक्स इज 120 एंड 60. अब मुझे बताओ इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है नंबर ऑफ रॉस. तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर है. इट मींस वी कैन मल्टीप्लाई दीस मैट्रिक्सेस. हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम? बेटा ये पूरी रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 120. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12. 6 multiplied by 12 is going to be 72 or 6 multiplied by 120 means 720. The 6 multiplied by 120 is 720. 4 multiplied by 60 is what? 240. We're going to add these two values. We are going to multiply the second row with the whole column over here. 2 multiplied by 120. 240. 1 multiplied by 60. 1 multiplied by 60 is 60. We're going to add these two values. 720 plus 240. It is going to be 960. और 240 plus 60, it is going to be 300. तो ये n मैट्रिक्स निकल कर आ गया हमारे पास. With the help of C matrix and M matrix, after multiplication, I got this n matrix here. Now they are saying, explain what each element in the n matrix represent. कह रहा है 960 और 300 अलग अलग बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखो जब आप लार्ज बैग्स की कंपोनेंट्स, लार्ज बैग के सोप्स और लार्ज बैग के कैंडल्स को उनके मास से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो बेटा ये जो वैल्यू आ रही है ये लार्ज कैंडल का, लार्ज बैग का मास आ रहा है 960
mass of large candle, large bag, and 300 represent the mass of small gift bag. देखो आपने स्मॉल गिफ्ट बैग के कंपोनेंट्स को उनके डिजायर्ड मासेस से मल्टीप्लाई कराकर ऐड कर लिया, तो ये पूरा स्मॉल गिफ्ट बैग का बेटा मास आ जाएगा 300. हमने ये बात लिख दी. Now in question number 19, they have this Venn diagram जिसकी हमें शेडिंग करनी है. तो देखो शेडिंग में जितनी आपको रीडिंग अच्छी होगी, इनकी आप जल्दी क्विकली, 1 नंबर का सवाल है, कोई बड़ा सवाल है नहीं, आप काम जल्दी कर सकते हो. देखो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की. मुझे बताओ इनमें से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, तो उसको राइट टिक कर लो. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस इनसाइड ए मींस इनसाइड ए, बी कॉम्प्लीमेंट मींस आउटसाइड बी. इनसाइड ए और आउटसाइड बी का कौन सा कॉमन पोर्शन है? इनसाइड ए, आउटसाइड बी. बी के बाहर, ये बी के बाहर है, बी के बाहर ये भी है. तो इनसाइड ए और आउटसाइड बी कौन सा कॉमन पोर्शन है? सर ये कॉमन पोर्शन है. आई एम गोइंग टू टेक दिस राइट टिक, इसको राइट टिक कर लूंगा मैं. फिर इनसाइड बी एंड आउटसाइड सी. इनसाइड बी और आउटसाइड सी, सी के आउटसाइड कौन सा कॉमन पोर्शन है जो इनसाइड बी भी है और आउटसाइड सी भी है? उसको क्रॉस टिक कर लो. नाउ आई एम गोइंग टू शेड, इन दोनों का यूनियन लेना है. यूनियन मींस यू हैव टू शेड एवरी पोर्शन जो कि राइट और क्रॉस दोनों हुआ है. तो मैं इस पोर्शन को भी शेड करूंगा. तो बेटा आपके पास यहां पर ये प्रॉपर शेडिंग होकर आ गई. This is how you're going to shade this Venn diagram. अच्छा जी. In part B says one morning 50 people visit a library. There are total 50 people visit a library. 35 of them borrow a book. 12 of them use computer. So there are two domains over here. That's why I'm drawing a Venn diagram ताकि जरा काम करने में आसानी हो. जो बुक बोरो कर रहे हैं and those who are using computer. 35 of them borrows a book. ये पूरे बुक बोरो करने वाले लोग हैं. 35 of them, the whole B block over here. 12 of them use a computer. These are whole 12 people. 8 of them do not borrow a book and do not use a computer. So there is a people outside this. There are people who are not using any one of this. तो इसको तो मैंने 8 लिख दिया. तो इसको लिखना कोई मसले वाली बात नहीं है. इसको डायरेक्टली आपने 8 लिख दिया. ये इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है. 8 people are not borrowing book or not using computer. But 35 of them borrows a book. 12 of them borrows uses the computer. इनमें बेटा सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन को फिल करो जिसका डेटा हमें मौजूद नहीं है. यहां पर अभी हमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन फिल करना होता है. अभी हमें नहीं पता, हमने इसको एक्स कह दिया. तो ओनली दिस रीजन, पीपल हु बोरोज अ बुक, कितने हो जाएंगे? दिस होल 35 minus x. This is going to be 35 minus x. How many people are only using computer? This whole 12 minus x will give you only computer people. अभी diagrams just for the help हमने draw करी थी. Now we are going to add up all these values. 35 minus x
plus x plus 12 minus x plus x, which is equal to 50. I'm going to simplify it further. Minus x plus x cancel हो गया. 35 plus 12. 35 plus 10, 45. 45 plus 2, 47. अच्छा यहां पर 8 था, ये 8 था, सॉरी. 47 plus 8 is 55. Minus x is equal to 50. 55 minus 50 is equal to x. The value of x is 55. They're saying find a number of people who use a computer but not borrow book. So basically they are asking for people who only use computer. Only computer people. So these 12 minus x is the people who only use computer. 12 minus 5, which is equal to 7. 7 is going to be the answer. There are 7 people who are using only computer, but they're not borrowing any book over here. Then 20 by 8 says expand and simplify. We are going to expand this. 4x multiplied by 2x, 8x square. 4x multiplied by 5, 20xy. Minus y multiplied by 2x, minus 2xy. Minus y multiplied by plus 5y, minus 5y square. हर एक टर्म को अगली टर्म से, अगले ब्रैकेट की हर टर्म से मिला करा दिया. got 8x square, 20xy minus 2xy like terms है. These are your simplified form answer. एक्सपेंड हमने ये कर दिया. सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दें. Then they are saying simplify this. This is the indices question. तो देखो यहां पर कहना है राइट x पावर 12. 8 को भी मैं लिख रहा हूं 2 क्यूब. क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं मैं आपको. We can separate this x power 12 whole bracket power 2 by 3 and 2 power 3 divided whole bracket power 2 by 3. अब देखो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 1 3 4 12, 3 1 3 1 कैंसिल हो गया. It become 4 2 8 power. This 4 is going to be multiplied with 2. और ये जगह 2 की पावर 2 गया. x पावर 8 upon 4 is going to be your answer here. ठीक है जी. In next part they are saying solve. Solve means to find out the value of variable unknown. 5x के नीचे x minus 3 लिखा हुआ था. And remember this is a single fraction. कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, होल सिंगल फ्रैक्शन है. तो बेटा आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कराओगे, x minus 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे. हाउ यू गोइंग टू मल्टीप्लाई दीस टू ब्रैकेट्स. x को x से मल्टीप्लाई कराओ. x मल्टीप्लाई बाय x इज x square. x multiplied by minus 3 is minus 3x. Minus 4 plus 4 multiplied by x is plus 4x. Plus 4 multiplied by minus 3 is minus 12. So after multiplication, you're going to get x square 4x minus 3x. x left hand side right hand side ले आऊंगा 5x को, ये minus 5x हो जाएगा. Minus 12 as it is copy. ये x square minus 4x minus 12 हो गया. I'm going to break the middle term. Minus 6x plus 2x. फर्स्ट टू टर्म x कॉमन आ गया, लास्ट टू टर्म में बेटा 2 कॉमन आ गया. I got two brackets here. X minus 6, x plus 2 equal to 0. Either x minus 6 equal to 0, x plus 2 equal to 0. You will get the value of x which is 6. You will get the value of x which is minus 2. So those who are asking से middle term कैसे break करते हैं. Over here the coefficient of x square is 1 and a constant term is minus 12. इनको multiply करा दो. It is minus 12. Tell me those two numbers के multiply कराएं तो minus 12y और add या subtract कराएं तो you get the middle term minus 4. So those two numbers are
-6 n + 2 -6 n + 2, इसलिए मिडिल टर्म -6x + 2x में ब्रेक हो गई। 9 क्वेश्चन में 22 दे आर आस्किंग y is directly proportional to w square, x is inversely proportional to w। ये जरा सा सवाल देखिएगा, दो वेरिएशंस दी हुई इसने, y is directly proportional to w square, x is inversely proportional to w। इनवर्सली मींस 1/, तो जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है इक्वल्स टू एन कांस्टेंट आता है, इक्वल्स टू एन कांस्टेंट आता है, तो ये k/w हो जाएगा। अच्छा यहां का कांस्टेंट मैं अलग ले लेता हूं, दोनों सेम कांस्टेंट तो नहीं रखेंगे, यहां के लिए कांस्टेंट में रख लेता हूं, लेट्स से यहां पर रख लेता हूं ए, रख लेता हूं। तो दे आर सेइंग व्हेन w is 10, y is 5 and x is 0.4, so I'm putting up this value when w is 10, y is 5, you got the value of k 5/100, which is 1/20 here। तो इवेंचुअली बेटा मैं इसको अपडेट कर लूंगा, y is equals to 1/20 into w square, this is y in terms of w, and when it says x is 0.4, ए एड्रेस रख दिया मैंने कांस्टेंट, w is 10, 0.4 multiplied by 10, the value of a is 4, 0.4 multiplied by 10 is 4। तो बेटा इस इक्वेशन को मैं अपडेट कर लूंगा, it becomes x is equals to 4/w। find y in terms of x, y in terms of x चाहिए इनको, w नहीं चाहिए। देखो y in terms of w है, x in terms of w है, y in terms of x चाहिए। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इक्वेशन नंबर 2 में से आई वुड आस्क यू कि आप w को सब्जेक्ट बना लो, जैसे यहाँ x बराबर है ना 4/w के, तो w बराबर होगा 4/x के, ये आपने सब्जेक्ट बना लिया। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इज इक्वल टू 1/20 इंटू w स्क्वायर था, 4/x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर एज आ गया, 4 4 जा 4 5 जा, तो y इज इक्वल टू 4/5x स्क्वायर। देखो y इन टर्म्स ऑफ x निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, 9 क्वेश्चन में 23, they're asking you there are 10 cards in a set, each card shows either square or triangle, every shape on each card is either green or red, the table shows the number of cards of each type, there are 3 square green cards, there are 1 square red card, there are 4 triangle green cards, there are 2 triangle red cards, Ken takes a card at random from the set and notes the color and replaces it, वापस रख देता है, एक कार्ड पिक किया, नोट करा कलर, वापस रख दिया। He then takes a second card at random from the set, notes the color and replaces it, दूसरा कार्ड निकाला, नोट करा कलर और रिप्लेस कर दिया, वापस बैग में रख दिया। Find the probability that both cards show the green shape
दोनों के दोनों बेटा ग्रीन हो, तो पहला कार्ड ग्रीन हो, हाउ मेनी ग्रीन कार्ड्स आर देयर? 3 + 4 7. There are total 7 green cards out of how many cards? 10. तो पहला कार्ड ग्रीन आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है, आपने वो कार्ड वापस से रख दिया। दूसरी दफा भी ग्रीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 ही रहेगी, क्योंकि टोटल कार्ड वापस से 10 हो गए, ग्रीन कार्ड वापस से 7 ही रहे। अब वी आर टेकिंग आउट 2 कार्ड्स ना, तो एक वक्त में दोनों ग्रीन कार्ड आ सकते हैं, एक वक्त में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, आई एम गोइंग टू गेट 49/100. दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, 49/100। फिर वो कह रहा है इराना takes 2 cards in random from the set of 10 without replacement. Without replacement. Find the probability that both cards show the same shape. कह रहा है दोनों कार्ड सेम शेप शो करें, या तो दोनों के दोनों स्क्वायर हो या दोनों के दोनों ट्राइंगल हो, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो दोनों कार्ड स्क्वायर होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्क्वायर कार्ड, फर्स्ट कार्ड शुड बी स्क्वायर इज 7/10, लेकिन बेटा दूसरा कार्ड स्क्वायर होगा। मैंने रिप्लेस नहीं करा, मैंने एक कार्ड निकाला, अब अपने हाथ में रख लिया स्क्वायर कार्ड। अच्छा स्क्वायर कार्ड हैं कितने? आई एम रियली सॉरी, स्क्वायर कार्ड हैं कितने? देयर आर 4 स्क्वायर कार्ड्स एंड ट्राइंगल्स आर 4 + 2 6 over here. तो देखो स्क्वायर कार्ड्स कितने? 4, तो पहला स्क्वायर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगा। अब क्योंकि आपने बेटा एक कार्ड स्क्वायर निकाल चुके हो, तो दूसरा कार्ड और पहले कार्ड को रिप्लेस नहीं करा, तो स्क्वायर कार्ड बेटा हमारे पास एक कम हो जाएगा, 3 बच जाएंगे, टोटल कार्ड्स 9 हो जाएंगे। तो सेकंड स्क्वायर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9 हो जाएगी। एट अ टाइम व्हेन वी आर पिकिंग अप 2 कार्ड्स, वी कैन हैव 2 स्क्वायर कार्ड्स, जब भी बेटा इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं। अच्छा अब वापस एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से बेटा पहला कार्ड ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल आने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है, मैंने अपने हाथ में रख लिया वो कार्ड, वापस से बैग में नहीं डाला, तो अब ट्राइंगल बैग में ट्राइंगल कितने हो गए? 5 कार्ड्स हो गए। वापस से ट्राइंगल कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाय, टोटल कार्ड्स कितने? 9, 5/9 हो गई। वी आर पिकिंग अप 2 कार्ड्स, एक वक्त में दोनों ट्राइंगल आ सकते हैं, यस, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, 4 3 12/90, 6 5 30/90। अब देखो एक वक्त में दोनों कार्ड या तो स्क्वायर आ सकते हैं, 2 कार्ड्स पिक कर रहे हैं, या तो दोनों स्क्वायर आ सकते हैं, दोनों ट्राइंगल आ सकते हैं। तो वी कैन सेटिस्फाई वन कंडीशन एट ए टाइम। जब भी बेटा मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, आइदर वी कैन हैव बोथ स्क्वायर और बोथ ट्राइंगल, तो इनको ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 42/90। सिंप्लीफाई करना चाहे सिंप्लीफाई कर लें, वरना यहां तक भी आंसर रहने देंगे, कोई मसला की बात नहीं है। मेन थिंग इज यू आर वर्किंग ओवर हियर। तो अगर कोई सिंप्लीफाई करता है, 2 2 21 और ये देखो 45, 21 45 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर। Now there is the last question, question number 24. A is a point 3,11 and B is a point -5 -5. The equation of the line 2y plus x equal to 5. Show that the line L is perpendicular to the line show that the line L is the perpendicular bisector of AB. कह रहा है AB का perpendicular bisector ये लाइन है। लेट्स से ये AB हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है 3,11 और B है -5 -5। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो कि इनके मिड से जा रही होगी, और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी, मिड से भी जा रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको वो एल कह रहा है। ये हमारे पास की इक्वेशन ये रही। कह रहा है शो करके दिखाओ इसकी इक्वेशन, ये लिख लेगी। तो मैंने खुद से बोला चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड द मिड पॉइंट हियर। मुझे ये मिड पॉइंट चाहिए होगा, वी नीड दिस मिड पॉइंट।
What is the formula for midpoint? X1 plus X2 divided by 2, Y1 plus Y2 divided by 2. X1 and Y1 are the end point X coordinate and end points Y coordinate. देखो 3 plus minus 5. डिवाइड बाय 2. Y1 क्या है? 11 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2. तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 minus 5 is -2. -2 divided by 2 is -1. 11 minus 5 is 6. 6 divided by 2 is 3. Now what is the gradient of this line AB? AB लाइन के ग्रेडियंट को बेटा मैं M1 कह रहा हूं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ग्रेडियंट को मैं M2 कह रहा हूं. M1 I'm finding out the gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो लाइन के x कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 कह दो. y2 is -5, y1 is 11, x2 is -5, x1 is 3. -5 minus 11 minus 16, -5 16 divided by minus. M1 is 2, M2 बेटा क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है. We are finding out the perpendicular bisector equation. So we are going to find out the perpendicular bisector gradient. तो बेटा वो AB के परपेंडिकुलर है. Since it is perpendicular to AB, तो बेटा इस 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो. यानी इस 2 को पहले रेसिप्रोकल करो, इट बिकम्स 1/2. और अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा इसको नेगेटिव कर दो. ये M2 का ग्रेडियंट आ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया. नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट चाहिए सर. ये रहा इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c. सर ग्रेडियंट चाहिए, -1/2 रख दिया. M2 इज द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब c निकालने के लिए वी आर गोइंग टू पुट दिस पॉइंट m. और कोई पॉइंट नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये m पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लाई करता है. तो y की जगह 3, x या -1, माइनस माइनस प्लस 3 -1/2. थ्री माइनस 1/2 इज 5/2. एलसीएम ले लें यहां पर, मैं चलिए कर देता हूं स्टेप. इधर एलसीएम हो जाएगा 2, कुछ नहीं है, 1 है. 1 to the 2, 3 to the 6. you're getting the c value as 5/2. तो ग्रेड इक्वेशन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की? y इक्वल टू -12x प्लस 5/2. इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखना है 2y प्लस x इक्वल टू 5. तो देखो बेटा मैं यहां पर ऊपर डायग्राम थोड़ी बड़ी बना दी थी. लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई इट. y इक्वल टू -x प्लस 5/2. 2 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2y माइनस x प्लस 5 हो गया. x प्लस 2y इक्वल टू 5. बेटा हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई. देखो उसी फॉर्म में लिखा कर आ रही जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2y प्लस x इक्वल टू 5. चाहो तो आप इसको मजीद इस तरह लिख दो, 2y अरेंज करके लिख दो 2y प्लस x इक्वल टू 5. बात एक ही है. नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. You want to ask anything, just let me know. ठीक है, thank you so much.